नाव सेक्शन सी निगेटिव्ह व्हॅल्यू हेमेट कॉन्स्टंट हे नाव घेतलं आहे की नाही सरांनी? हेमेट कॉन्स्टंट बोचरे सरांनी हेमेट कॉन्स्टंट कोणीतरी ऐकलंय का हेमेट कॉन्स्टंट? एनीबडी? लॉग पी, हेमेट कॉन्स्टंट या हे असे काही पॉइंट्स रिमेंबर? लॉग पी व्हॅल्यू, हेमेट कॉन्स्टंट. ओके, हे बघा. ओके, तुमचे जे जनरल आपला याचे लेक्चर आहे केमिस्ट्रीचे त्यामध्ये हेमेट कॉन्स्टंट आहे. हेमेट कॉन्स्टंटचं नाव दिलेलं आहे. यू कैन सी, एक बार देख लो वापस जाके, केमिस्ट्री में है ये. इट इज ये इलेक्ट्रॉन डोनर के रिलेटेड है, तो ये मिल जाएगा अपने इसमें से. बॅकमॅन रिअरेंजमेंट घेतली आहे का? घेतली असेल ऑफकोर्स, व्हेरी फेमस आहे बिलकुल. नेमिंग रिएक्शन मध्ये बघा बॅकमॅन रिअरेंजमेंट, इट्स अ व्हेरी फेमस. ओके, बॅकमॅन रिअरेंजमेंट इज अ व्हेरी फेमस रिएक्शन. हे आपल्या नेम रिएक्शन मध्ये असेल बॅकमॅन रिअरेंजमेंट. ओके, ये भी आपको मिल जाएगा आराम से. नैलेडिक्सिक एसिड, सी नैलेडिक्सिक एसिड फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है ये. ओके, अगर आप फ्लोरोक्विनोलोन्स का अपना लेक्चर जो रिकॉर्डिंग में है कीमोथेरेपी में, वो अगर आप सुनोगे तो उसमें नैलेडिक्सिक एसिड, मैंने पहले बोला कि फ्लोरोक्लोसन के बारे में बहुत सारा नहीं है, बट नैलेडिक्सिक एसिड इज अ नॅप्थोपिरिडिन डेरिवेटिव्ह असं लिहिलेलं आहे. नैलेडिक्सिक एसिड इज अ नॅप्थोपिरिडिन डेरिवेटिव्ह, ऐसा आपको मिलेगा डायरेक्ट लेक्चर में. सो नॅप्थोपिरिडिन, अब इसमें देखो नॅप्थोपिरिडिन का ये है नॅप्थोपिरिडिन. मी बरेचदा सांगतो की स्ट्रक्चर पूर्ण करायची गरज नाही, बट यू शुड नो द न्यूक्लियस बेसिक नेम. ओके, काफी सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बोला है. बऱ्याच स्ट्रक्चर मध्ये मी सांगितलंय तुम्हाला की पूर्ण स्ट्रक्चर नाही केलं तरी चालतं, फक्त त्यातलं बेसिक न्यूक्लियस माहित पाहिजे एक काय आहे. बरेचदा त्यावर क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो. सो नॅलेटिक ऍसिड इज अ नॅप्थोपिरिडिन डेरिवेटिव्ह. आणि मी हे पण शिकवताना सांगितलंय की हे कसं लक्षात ठेवायचं. एन ए, बाकी सारे फ्लोरोक्विनोलोन जो है वो Na से स्टार्ट नहीं होते, उसमें सिप्रो, ऑफ्लॉक्सासिन, गटिफ्लॉक्सासिन, फक्त नैलेडिक्सिक एसिड जो है वो एन से शुरू होता है, उसमें नेप्थेलिन रिंग है, नेप्थोपिरिडिन. सो नैलेडिक्सिक एसिड इज नेप्थोपिरिडिन डेरिवेटिव. सही है ये. डॅकिन रिएक्शन, ये भी सर ने लिया होगा. डॅकिन रिएक्शन नेम रिएक्शन मध्ये आहे आपल्या डॅकिन रिएक्शन का नाम. ओके, तो ये भी आंसर मिल जाएगा अपनी नोट्स में से, सर के लेक्चर में से. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनिडीन प्रोकेनामाइड. कौन से क्लास में आते हैं आरिथमिया की? क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड. Class 1A sodium channel block. सोडियम चैनल ब्लॉकर है ना, दीज आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड क्लास 1A. सो ये देखो ब्लॉक सोडियम चैनल प्रेजेंट इन ओपन स्टेट. यहाँ पे भी दिखा है ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल, इनएक्टिवेटेड नहीं, ओपन चेन में जब है. ओके, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है वो, एंड दे ब्लॉक सोडियम चैनल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द ओपन स्टेट. ओके, ओपन स्टेट. सो दैट्स व्हाई क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड क्लास 1B जो होते हैं, 1B दे ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स. क्लास 1A जो होते हैं दे ब्लॉक ऍक्टिव्हेटेड मतलब ओपन स्टेट सोडियम चॅनल्स. तो ये भी आपल्या नोट्स मधनं किंवा लेक्चर मध्ये मिळेल तुम्हाला माझ्या. क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. देन which of the following is a vector index used for the quantitative assessment of malaria transmission? मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए इसमें से कौन सा वेक्टर इंडेक्स करके हम लोग यूज करते हैं? अब ये डायरेक्टली नोट्स में से नहीं मिलेगा. ओके, हे तुम्हाला नोट्स मधनं मिळणार नाही, पण तुम्ही थोडंसं लॉजिक लावू शकता यामध्ये. ओके, मलेरियाचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय करतात? थर्ड ईयर स्टूडेंट, व्हाट दे डू? मलेरिया ऑर्गेनिजम्स, मलेरिया एंटी मलेरिया हमने पढ़ा है अभी, तो क्या करते हैं वो मलेरिया के ऑर्गेनिजम्स? किसको? Do the polymerization of heme. हा, दे कन्वर्ट्स अवर हिम इनटू हिमॅझोइन. करेक्ट, आपल्या हिमला हिमॅझोइन मध्ये कन्वर्ट करतात. म्हणजे आपले ब्लड जे आहे आरबीसी ते डिस्ट्रॉय करतात, ते हमारे आरबीसी डिस्ट्रॉय करते हैं. अब इसमें ब्लड वाले ऑप्शन दो ही है, एक तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट एंड ह्यूमन ब्लड इंडेक्स, दो ही है ना. एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस और स्लाइट पॉजिटिविटी छोड़ दो, बिकॉज मलेरिया जो होते हैं वो हमारे मलेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे ब्लड को टारगेट करते हैं, आरबीसी ला. तो ब्लड से रिलेटेड दो ही ऑप्शन है, एनुअल एग्जामिनेशन ब्लड एग्जामिनेशन रेट और ह्यूमन ब्लड इंडेक्स. ओके, सो एनुअल थोड़ी ना हम लोग चेक करेंगे. मलेरिया का इन्फेक्शन आपको हुआ है और वो कितना हुआ है उसके लिए एनुअल ब्लड का नहीं देखेंगे हम लोग, इमीडिएट जब होगा तब देखेंगे ना. दैट्स व्हाई ह्यूमन ब्लड इंडेक्स इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर. बट अगेन ये लॉजिकल आंसर है, इसका डायरेक्टली आंसर अपने नोट्स में ऐसे के ऐसे लिखा नहीं होगा. ओके, पण हे तुम्हाला लॉजिक, तुम्हाला जे नॉलेज आहे, जे आम्ही शिकवलेलं आहे मलेरियामध्ये, त्यावरून हे सॉल्व्ह करायचं. सो डायरेक्टली ऍज इट इज ऐसा आंसर नसेल. ओके, इट्स अ ह्यूमन ब्लड इंडेक्स. Children with severe acute malnutrition age between 6 months and 59 months can be identified by measuring their middle upper arm circumference. A child with SAM has middle upper arm circumference measurement. अब ये तो
इट इज इम्पॉसिबल, मतलब छोड़ दो ये क्वेश्चन, तो छोड़ दो ये तो नोट्स में क्या, मैं इसके बाद आना अगर इसके बाद 10 साल भी चला आना याच्यानंतर 10 वर्ष जरी झाले तरी मी हे शिकवणार नाही कधी, हे येऊच शकत नाही टीचिंग में. ओके, मतलब ये कई के कई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाचूनच समजतं ते. ये थोड़ी ना, अब अगर कोई क्लेम करता है कि ये भी मेरे क्लास में से है, फिर तो भाई मी त्याला नमन करतो, मग साष्टांग प्रणाम. ओके, मतलब हे पॉसिबलच नाही, हे कसं शिकवेल, कहाँ से पढ़ाएंगे एक. ओके, मतलब कौन से चैप्टर के अंदर है ये, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है. ओके, त्यामुळे काही सांगायचं म्हणजे काही म्हणायचं की हे मी घेतो, हे माझ्याकडे आहे, हे मी शिकवतो, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, ये कैसे पढ़ा सकते हैं भाई, चिल्ड्रन विद एक्यूट माल सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एज, मतलब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अलग है, आपके डिफरेंट है. तो ये तो क्वेश्चन आए भी तो मैं बोलूंगा छोड़ दो. ओके, तो ये नहीं मिलेगा आंसर, इसका आंसर नहीं मिलेगा. सिप्रोहेप्टेडिन नाम आहे आपल्या नोट्स मध्ये, इंक्रीजेस एपेटाइट बाय एंटागोनिज्म ऑफ. अब सिप्रोहेप्टेडिन आपको एंटीहिस्टामाइन टॉपिक में मिलेगा. सो इट ब्लॉक हिस्टामाइन रिसेप्टर एंड इट ब्लॉक सीरोटोनिन रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होता है, बाकी नहीं. तो आप नोट्स में देख लो, अपने डायरेक्टली मिल जाएगा हिस्टामाइन और सीरोटोनिन. अब इसमें से हिस्टामाइन ऑप्शन इसमें है ही नहीं. ओके, सिप्रोहेप्टेडिन जो है ये H1 ब्लॉकर है, मतलब हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, 5-HT को भी. तो ये दो रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. तो सीरोटोनिन दिया है आंसर, तो अपने नोट्स में भी इसका आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट. ओके, देन नर्व इंपल्स ट्रॅव्हल्स थ्रू. अब ये एपीएचई वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हाला 12वीच्या बेसवर यायला पाहिजे. डेंड्राइमर, फिर सोमा, फिर एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स. ओके, इस बार हम लोग एपीएचई का नोट्स आपको देंगे. लास्ट ईयर तक हम लोग एपीएचई का नोट्स नहीं देते थे, बट या वर्षी आपण एपीएचई चे नोट्स प्रोव्हाइड करू. एपीएचई इज अ व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट, एवढं सगळं वाचायला कठीण जातं. म्हणून आम्ही जनरली म्हणतो की एपीएचई यू कैन सॉल्व एपीएचई क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ युअर 12th, 12वीं के बेस पे आप एपीएचई सॉल्व करो. एपीएचई के क्वेश्चन डोंट ट्राई टू रीड ओव्हर ऑफ एपीएचई. बट या वर्षी आम्ही एपीएचई, अब ये क्वेश्चन पूछा है नर्व इंपल्स ट्रैवल थ्रू. अब एपीएचई में तो बहुत है, सीएनएस है, एबीसीवीएस है, किती सारे स्ट्रक्चर पार्ट्स आहे बॉडीचे, एवढं सगळं करणं थोडं कठीण जातं. दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि एपीएचई जो है आप सॉल्व करो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th नॉलेज, 12वीं में जो पढ़ा है आपने, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है. ओके, तो इसका आंसर सी है, बट ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ, ये अपने नोट्स में से नहीं है. रिसेप्टर्स ऑन ह्यूमन एपिथेलियल सेल टू विच नाइशेरिया गोनोरिया पिलाई बाइंड, ये भी मैं क्लेम नहीं करता हूँ. ओके, कि कौन से एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर के ऊपर नाइशेरिया गोनोरिया बाइंड होगा. ओके, अगेन इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. नाइशेरिया गोनोरिया क्यों, दूसरा बैक्टीरिया कहाँ पर बाइंड हो सकता है, तो ये ऐसे एग्जैक्टली CD4-6 सेल, तो ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ तक पहुंचना. तो ये भी मैं छोड़, मतलब इट्स नॉट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर नोट्स. Which of the following documents stepwise method specify the stepwise method to perform routine operations and ensure consistency? इसके लिए क्लास लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, इसके लिए क्लास लगाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए. अगेन इट इज बेसिक बेस्ड ऑन युअर जनरल नॉलेज, तुमचा सेन्स ऑफ ह्युमरवर बेस्ड आहे सगळं. डॉक्युमेंट विच स्पेसिफाईज अ मेथड टू परफॉर्म रुटीन ऑपरेशन्स अँड एन्श्युअर कन्सिस्टन्सी. म्हणजे एखादं कुठलंही काम चांगलं करायचं असेल, एखादी अनालिसिस म्हणा काही पण, तर त्यासाठी काय फॉलो करतो आपण, ऑफकोर्स दॅट इज एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ओके, इसके लिए कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. एसओपी असतं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करोगे तो फिर कंसिस्टेंसी भी आती है ऑपरेशंस में, और ऑपरेशन करेक्ट भी होता है. ऑपरेशन मतलब एनी ऑपरेशन दैट मे बी योर, वो चाहे कहीं पे भी हो. ओके, एनालिसिस असो कहीं असो. सो इसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है, एसओपीज. First line anti-tubercular drug with adverse effect on visual acuity and grade green. मी तुम्हाला क्लिअर कट सांगितलं आहे की लॉस ऑफ कलर विजन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अँटी-टीबी ड्रग मध्ये. एकच साइड इफेक्ट लक्षात ठेवा म्हटलं आहे, कोणाचा, इथॅम्ब्युटॉल. देख लो आप, नोट्स में भी देख लो, लेक्चर में भी देख लो. इथॅम्ब्युटॉल का एक ही साइड इफेक्ट ध्यान में रखने के लिए बोला है, फक्त एक, दैट इज लॉस ऑफ कलर विजन, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. ओके, इथॅम्ब्युटॉल देखो एज इट इज है. ओके, लॉस ऑफ कलर विजन इज अ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ इथैम्ब्युटॉल, ये मैंने एंटी-टीबी के टॉपिक में बोला है. ओके, आइसोनियासिड का कौन सा बोला है, स्पेसिफिक, डायरेक्टली स्पेसिफिक एकदम, एक ही साइड इफेक्ट ध्यान में रखना है आइसोनियासिड का, दैट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस. रिफामाइसिन का हेपेरोटॉक्सिसिटी, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड. तो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट दिया था, लिख के दिया है.
कि विजन टॉक्सिसिटी इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इथेम्ब्यूटॉल, एंटीडीपी का क्वेश्चन नहीं है। Which of the following drug can be given by IV for paroxysmal supraventricular tachycardia? अरिथमिया में मतलब टैकीकार्डिया में आप इसमें से कौन सा ड्रग यूज करोगे? अब चलो दो ऑप्शन एलिमिनेट करके बताओ इसमें से कि इसका और टैकीकार्डिया का कोई लेना देना नहीं है। कैन यू एलिमिनेट टू ऑप्शंस एटलीस्ट? बताओ, एनीबॉडी, थर्ड ईयर स्टूडेंट स्पेसिफिकली। प्राजोसिन एंड डोब्यूटामाइन। हाँ, प्राजोसिन एंड डोब्यूटामाइन आर नॉट द आंसर, क्योंकि इसका और टैकीकार्डिया का कोई लेना देना नहीं है। प्राजोसिन इज व्हाट? इट इज अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स आर एंटी हाइपरटेंसिव। डोब्यूटामाइन इज व्हाट? इट इंक्रीजेस फॉर हार्ट रेट। तो ये तो नहीं दे सकते हो आप टैकीकार्डिया में, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये तो ब्रैडिकार्डिया में यूज होता है। तो प्राजोसिन और डोब्यूटामाइन तो सीधा निकाल दो। अब बचता है एडिनोसिन एंड निफेडेफिन। अब निफेडेफिन हमने अरिथमिया में पढ़ा है, बट निफेडेफिन मी तुम्हाला सांगितलं आहे की निफेडेफिन अरिथमियामध्ये नाही, मेनली अंजायनामध्ये वापरतो आपण कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर। ओके, कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर पैकी टॅकेकार्डियामध्ये काय वापरतो आपण अरिथमियामध्ये? वेरापॅमिल and diltiazem, because they act on the heart. Nifedipine act on the blood vessels mainly. It block the calcium channels of blood vessel. That's why it is used in angina, no, hypertension, not in the arrhythmia. तो ये तीनों भी ऑप्शन निकल जाते हैं। ओनली ऑप्शन जो बचता है इट इज एडिनोसिन। तो सी, हमने डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है जो आपको पता है उसमें से। ओके, तो ये उसका आंसर है एडिनोसिन। तो ये भी आप अपने नोट्स में से लिख सकते हो, लेक्चर में से लिख सकते हो। Then, for the priorities of surveillance, the National Program for the Control and Treatment of Occupational Disease include following. ये नहीं मिलेगा, ये अपनी नोट्स में नहीं मिलेगा, it is not possible. Okay, ये नोट्स में से नहीं है। Then, number of asymmetric centers in oxytetracycline. हे तर म्हणजे खूप वंडर आहे, हे तर मी प्रत्येक ह्याच्यात सांगतो। हे आतापर्यंत एकदाही विचारलं नाही, हे पण मी सांगितलंय कि अब तक एक बार भी पूछा नहीं है ऐसे असिमेट्रिक सेंटर, बट पूछ सकते हैं। ओके, प्रत्येक टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन में कितने असिमेट्रिक कार्बन हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में कितने असिमेट्रिक कार्बन है, मिनोसाइक्लिन में कितने असिमेट्रिक कार्बन है, ये मैंने लिख के दिया है। ओके, आप चाहे तो लेक्चर देख लो। ओके, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में 6 असिमेट्रिक सेंटर्स आहे, हे डायरेक्टली लेक्चर मध्ये आहे आपल्या ऍज इट इज। आणि मी हे पण म्हटलं आहे की हे आतापर्यंत कधीच विचारलेलं नाही है, अब तक तो कभी नहीं पूछा है बोला एक बार भी, बट देखो वो इस साल पूछ लिया। यूपीएचसी इज मीन फॉर द पॉपुलेशन अराउंड, ये शायद ना मिले, मतलब अर्बन पीएचसी इज मीन फॉर द पॉपुलेशन। ओके, ये शायद नोट्स में ना मिले, इसका आंसर 50,000 है। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग्स बाय फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। ये डायरेक्टली नोट्स में नहीं है, बट इस साल जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें इसका आंसर आ गया था, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन जो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था उसमें टेडर वॉल्यूम पूछा था, और इसमें पूछा है टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर fully force inhaled by lung, that is called as total lung capacity. C is the answer. Okay, which of the following carboxylic acid is the strongest acid? हे तर सोप्पं, हे तर 12वीचा आहे सरळ सरळ। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड, उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड। इसके लिए भी कोई साइंस की जो मतलब फार्मेसी की जरूरत नहीं है, ये 12वीच्या बेसवर आहे। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। ओके, जैसे जैसे CH3 ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो एसिडिटी कम होते जाएंगे। ओके, इंटेंसिटी कम हो गई एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड, उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड। Which of the type of necrosis is typically associated with bacterial infection and pus formation? तो अब पस म्हणजे काय, आता हे तुम्ही लॉजिकली सॉल्व करू शकता। अगेन यू विल नॉट गेट दिस डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। नेक्रोसिस तो सब में ऑप्शन है, नेक्रोसिस 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 नेक्रोसिस। ओके, अब पूछा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड पस, पस मतलब व्हाट? एनीबॉडी, पस का असतो? व्हाट इज पस? इट इज दैट लिक्विड, तुम्हाला एखाद्या इन्फेक्शन झालं की येलो कलरचं जे लिक्विड निघतं, येलो कलर का जो लिक्विड निघतं ना ते म्हणजे पस। तो इट इज ऑफकोर्स लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, जिसमें वो लिक्विड आता है, दैट इज कॉल्ड एज पस, त्याला पस म्हणतो आपण। इन्फेक्शन होने के बाद जो येलोइश कलर का जो लिक्विड निकलता है हमारे इन्फेक्शन से, दैट इज नथिंग बट पस, त्याला म्हणतात पस। सो इट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तुम्ही थोड़ा सायन्स लॉजिक लावून सॉल्व करू शकता। ओके, तो ये सी प्रत्येक क्वेश्चन हर बात ऐसे लिखेगा, लिखा ही होगा बुक में, ऐसा नहीं है।
Sometimes you solve it by your general knowledge of the science. Okay, so pus is a liquid, yellow color liquid जो निकलता है, और it is liquid, तो liquid है ना, it is not solid or gas something, so it is liquefactive necrosis. Then match the following. हे आपल्या नोट्स मध्ये डायरेक्टली मिळेल की ऑन्डेन्सेट्रॉन इज 5sp3 अँटागोनिस्ट, मतलब 3 ला बी पाहिजे, 3 ला बी इथे आहे. ओके, सिजाप्राइड इज 5sp4 अगोनिस्ट है ये, सो 4 ला ए पाहिजे, नहीं दिला ए, आंसर चुकलेला आहे. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग क्लेम करने वाले हैं. ओके, सिजाप्राइड जो आहे 5sp4 अगोनिस्ट आहे, डायरेक्टली आहे आपल्या नोट्स मध्ये, डायरेक्ट बिलकुल लेक्चर मध्ये पण मी घेतलेला आहे. ऑन्डेन्सेट्रॉन इज 5sp3 अँटागोनिस्ट, तो 3 ला बी पाहिजे, 4 ला ए पाहिजे. केटानसेरान इज 5sp2 एंटागोनिस्ट, इधर चाहिए ये sp2 एंटागोनिस्ट बी, और 1 ला पाहिजे, इट इज 5sp4 अगोनिस्ट, 5sp1 अगोनिस्ट. तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्लेम करेंगे, इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे. ओके, क्योंकि ऑप्शन ही गलत है. ओके, इसके ऑप्शन ही गलत है, याचे ऑप्शन चुकीचे आहे सगळे, त्यामुळे याचे मार्क्स सगळ्यांना मिळतील, सगळ्यांना 4 मार्क. सो क्वेश्चन अटेम्प्ट केला असेल, नहीं केला असेल तरी सबको इसके मार्क्स मिलने वाले, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइल इट, हम लोग इसको क्लेम करेंगे. Then which cycloalkane is considered to be most strain according to Bayer strain theory? Bayer strain theory सर ने लिया है उसी में, आप सुनो उसी के लेक्चर, Bayer strain theory. ओके, ये सर ने लिया है Bayer strain theory, उसका आंसर सायक्लोप्रोपेन है. ये पण आपल्या नोट्स मध्ये लेक्चर मध्ये मिळतो सरांचा आंसर. ओके, which of the following vaccine is indicated for the prevention of pneumonia infection? ओके, निमोनिया का वैक्सीन कौन सा है? सो निमोनिया का वैक्सीन, रोटावायरस इज अ वैक्सीन ऑफ टाइफॉइड, बीसीजी वायरस इट्स अ वैक्सीन ऑफ टीबी. हाँ, टीबी. तो निमोनिया का वैक्सीन है हिब. ओके, हिब वैक्सीन इज अ निमोनिया वैक्सीन, ये निमोनिया का वैक्सीन है हिब. ओके, सो दोन ऑप्शन तर आरामात एलिमिनेट होऊन जातात, बीसीजी एंड रोटावायरस फॉर टाइफॉइड, बीसीजी फॉर टीबी. दो ऑप्शन तो निकल गए, अब दोनों में से एक सॉल्व करना है. ये शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ड्यूकोरल वैक्सीन, ऐकलंय का कधी असं नाव? हाँ, ड्यूकोरल वैक्सीन आपने कभी सुना ही नहीं होगा नाम, ये नाम हमने सुना ही नहीं कभी. हिब वैक्सीन जो है, हिब वैक्सीन लगती है फॉर निमोनिया. ओके, नेक्स्ट फॉस्फेट बफर, मी सांगितलंय फॉस्फेट बफर क्वेश्चन आया था, देखो सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन उसी के ऊपर. मोस्ट कॉमनली यूज बफर जो था, एक क्वेश्चन था सेक्शन ए में, दैट इज फॉस्फेट बफर. और उसमें क्या होता है? सो इट कंटेन सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, उसका कंटेंट दिया है, सो दैट इज सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. ये है ऑलरेडी, हाँ, सी इसका आंसर. Then out of the 4 asymmetric centers of quinine, the absolute configuration around C8 and C9, ये नहीं मिलेगा नोट्स में, क्योंकि इतना डिटेल, मतलब क्विनिन के asymmetric सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं देते. ओके, तो ये हे आंसर आपल्या याच्यात नाही म्हटलं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॅपिड ऍक्टिंग इन्सुलिन प्रिपरेशन? हे आठवते का हा चार्ट? इन्सुलिनचे टाइप्स, शॉर्ट ऍक्टिंग, आणि मी शिकवताना पण म्हटलंय, रिसेंटली जब मैंने क्लासिफिकेशन का लेक्चर लिया था लास्ट 3-4 दिन में, मैंने बोला था कि अब तक तो एक बार भी नहीं पूछा है इन्सुलिन टेबल, अजून एकदाही विचारलं नाही आहे असं पण मी म्हटलंय. आठवते का कोणाला ज्यांनी लास्ट 3-4 दिवसातले क्लासिफिकेशन लेक्चर केले असेल? मैंने तब भी बोला था कि अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है ये इन्सुलिन का टेबल, हे पण मी म्हटलं होतं, बघा यावर्षी विचारलं. ओके, तो मैंने तब भी बोला था कि ये एक बार भी नहीं पूछा है, बट पूछ सकते हैं इस बार. ओके, तो देखो आपकी बार पूछा है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बोला था कि डी, जिसमें डी आता है डिलेड एक्टिंग, मतलब डी, तो इंसुलिन डेटिमर निकाल दो. आर एस एस मतलब शॉर्ट एक्टिंग, आर मतलब एस, तो ये इंसुलिन रेगुलर भी निकाल दो. तो ये आपल्या डायरेक्टली नोट्स मध्ये टेबल मध्ये आंसर आहे, इवन 2 एपल्स मध्ये पण आहे. गुलिसिन इंसुलिन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन. तो एज इट इज है नोट्स में, लेक्चर में से क्वेश्चन. ओके, दिस इज सेक्शन सी, ये हो गया सेक्शन सी. सेक्शन सी में से ऑलमोस्ट आउट ऑफ 25, ओके, 25 में से कम 15 क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो फ्रॉम अवर नोट्स. ओके, जे नाही लिहू शकत ते मी सांगितलं तुम्हाला की ये अपने नोट्स में से नहीं है, इसको पॉसिबल नहीं है करना. ओके, जे नाही आहे ते मी क्लियर कर सांगितलं की हे नाही येणार आपल्या नोट्स मध्ये, जैसे की ये. ओके, दिस क्वेश्चन डायरेक्टली नॉट प्रेजेंट इन द नोट्स, दिस क्वेश्चन नॉट प्रेजेंट डायरेक्ट इन द नोट्स. ओके, ये डायरेक्टली नोट्स में नहीं है, या इसका तो हम लोग नोट्स ही नहीं देते. ओके, ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा. ओके,
ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ओके, जो नहीं है वो नहीं है। ओके, ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा फ्रॉम द नोट्स, ये डायरेक्टली नोट्स में से नहीं मिलेगा। ओके, ये सॉरी, हा, सो ऑलमोस्ट 10 एक क्वेश्चन आहे, 7-8 झाले आणि अजून 1 2 3, सो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली नोट्स में से नहीं आते। बाकी you can solve almost 15 to 16 question directly from the notes. Okay, so you can count it, almost 21 question from section A, 17 to 18 question from section B, almost 15 to 16 questions from section C, जे directly आपल्या notes मधनं आहे as it is. Okay,